हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीएल का जो टेस्ट हुआ था माइनिंग सरदार के लिए, जो हुआ था 7/2/2020 को। ठीक है, इसके पहले मैंने एक इसका वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 44 तक क्वेश्चन अटेंड किए थे, लेकिन उस वीडियो में क्वेश्चन से दिख नहीं पा रहा था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ फिर से, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए और अच्छे से दिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेचुरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ डीजीएमएस इज, यानी कि जो डीजीएमएस के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसके द्वारा जो मैक्सिमम नंबर पर हम कितने बार परीक्षा दे सकते हैं, कितने बार अटेंड कर सकते हैं। तो ए 8, बी 9, सी 7 एंड डी है नॉट फिक्स्ड। तो इसका आंसर है सी। ठीक है ना, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 19 में देख सकते हैं कि हम किसी भी जो डीजीएमएस के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है उसके 7 अटेम्प्ट्स ही है। बट इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग व्हाट डज अ टू रैप्स मीन्स, यानी कि जो सिग्नल में जो शाफ्ट जो फिटिंग होती है, शाफ्ट की फिटिंग में जो 2 सिग्नल का मीन्स क्या होगा। ठीक है, अगर हम 2 घंटे का सिग्नल देंगे ना, 2 बार घंटे बजाएंगे, उसका मतलब क्या होगा। ए स्टॉप, बी लोअर, सी असेंड एंड डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है बी, यानी कि लोअर करना होता है। यानी कि अगर 2 बार हम घंटी देंगे तो इसका मतलब होगा कि लोअर करना, यानी कि नीचे करना होगा। ठीक है, जिससे आप रेगुलेशन नंबर 18 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी डन, यानी कि जो हॉलेज रोडवे है, हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे की जाँच कम से कम कितने बार में की जाएगी, कितने समय में की जाएगी। ठीक है, ए 1 इन अ मंथ, बी है ट्वाइस इन अ वीक, सी है 1 इन अ वीक एंड डी है 1 इन एवरी फोर्टनाइट। तो इसका आंसर है सी, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार हम हॉलेज रास्ते या ट्रैवलिंग रास्ते की जांच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एसएमपी मीन्स, यानी कि एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए सेफ मैन पावर, बी है सेफ मशीन मूवमेंट, सी है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एंड डी है सेफ्टी मैनुअल प्लानिंग। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आंसर है सी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का क्या होगा काम, इसमें क्या होगा कि ऑनर एजेंट मैनेजर जो है माइंस को घूमते हैं और दौरा करते हैं, तो उन्हें जहाँ पर भी रिस्क दिखता है रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और उससे क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है, कंट्रोल करना है और मिनिमाइज करना है। इसलिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओवरऑल स्लोप ऑफ अ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट शैल बी, यानी कि आपका जो स्लोप है डंप का वह अगर 30 मीटर है, ठीक है, तो ख़राब वाला जो डंप है उसका अगर हाइट 30 मीटर से अधिक है तो उसका जो ग्रेडियंट है कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए उसका। तो ए एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, बी है एक्सीडिंग 37.5 डिग्री, सी है नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है सी, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल से एक अधिक नहीं होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल से 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन एवरी पार्ट ऑफ अ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एट लिस्ट, यानी कि प्रत्येक माइन में कम से कम क्या प्रदान किया जाना चाहिए। ए 1 मीन्स ऑफ एग्रेस, यानी कि निकास का एक साधन, यानी कि एक आउटलेट होना चाहिए। बी है 1/2 मीन्स ऑफ एग्रेस, एक या 2 आउटलेट होना चाहिए। सी 3 मीन्स ऑफ एग्रेस, 3 निकास होने चाहिए एंड डी है 2 मीन्स ऑफ एग्रेस। तो इसका आंसर है 6 का डी, यानी कि कम से कम प्रत्येक माइंस में जो है निकास के साधन 2 होने चाहिए, यानी कि आउटलेट्स कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जीक्यूशन मेड our being made in a mine for such or obtaining a coal is called A boxing, B working, C drilling and D है exploration, यानी कि कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किया गया किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि वर्किंग, यानी कि कोयला प्राप्त करने के लिए हम जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं कोयला प्राप्त करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, हम वर्किंग कहेंगे। ठीक है, जिससे आप रेगुलेशन 2 के ZL में देख सकते हैं। ठीक है, इसका यह आंसर बाय रेगुलेशन के अनुसार, लेकिन अगर इसका एक्चुअल आंसर देखा जाए तो इसका एक्चुअल आंसर होगा एक्सप्लोरेशन।
क्योंकि एक्सप्लोरेशन ही होता है इसका आंसर, लेकिन जो रेगुलेशन के हिसाब से जो दिया जाएगा इसका आंसर वर्किंग है, लेकिन जियोलॉजी के टर्म्स में यहाँ एक्सप्लोरेशन इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच फ्रॉम नोटिस of opening shall be submitted by owner, agent or manager to DGMS as per latest DGMS circular, यानी कि नवीनतम DGMS के जो सर्कुलर है के अनुसार मालिक, एजेंट या मैनेजर के द्वारा DGMS को किस प्रारूप में माइन खोलने की नोटिस दी जाएगी। ए फॉर्म ए, बी फॉर्म 1A, सी फॉर्म बी एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है फॉर्म 1A के अनुसार आप नोटिस ऑफ ओपनिंग के लिए आप DGMS को इसमें लिखकर नोटिस देंगे कि सर मुझे माइंस ओपन करना है, तो इससे फॉर्म 1A के अनुसार हम नोटिस देंगे DGMS को। क्वेश्चन नंबर 9, अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल ड्रिल मशीन कम्स अंडर HEMM, यानी कि ड्रिल मशीन के द्वारा जो HEMM वर्ग में आने वाली मशीन के द्वारा की गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए। ए मोर देन 5 mm, बी है मोर देन एंड इक्वल टू 5 mm, सी है लेस देन 50 mm एंड डी है ओनली 50 mm। तो इसका आंसर है ए, यानी कि मोर देन 50 mm, यानी कि आपका जो HEMM की मशीन में अगर आना है ड्रिल होल मशीन को, तो उसके लिए जो है डाया वो होना चाहिए 50 mm से अधिक होना चाहिए आपका ड्रिल होल का डाया, तभी वह HEMM के अंतर्गत आएगी वह मशीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज अ CMM, यानी कि CMM का अर्थ क्या होगा। ए कोल मैनेजर मीटिंग, बी है कोल माइंस मैनेजमेंट, सी है कोल माइन मेथड एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर तो बहुत से लोगों को पता होगा, इसका आंसर है कोल माइन मेथड। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 11, वाइंडिंग इंजन एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स शैल बी एग्जामिनेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एट लीस्ट, यानी कि जो वाइंडिंग इंजन है और उसके पार्ट्स है इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिनेशन कितने समय के अंदर करेगा बाय कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ए वंस इन एवरी डे, यानी ए वंस इन एवरी डे यानी प्रतिदिन में एक बार, बी है वंस इन 30 डेज में यानी 30 दिन में एक बार, सी है वंस इन 60 डेज एंड डी है वंस इन अ ईयर। तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि कम से कम प्रति साल में एक बार, है ना, प्रति साल में एक बार हमें वाइंडिंग इंजन और उसके पार्ट्स की जो है हमें जांच करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट इंटरवल्स मैन होल्स शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन अ हॉलेज रोडवेज ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6, यानी कि कितनी दूरी पर मैन होल्स प्रदान किए जाने चाहिए यदि जो ढुलाई यानी कि जो हॉल रोड का जो ग्रेडियंट है 6/1 से कम है। ए मोर देन 20 मीटर, बी है लेस देन 20 मीटर, सी है नॉट मोर देन 20 मीटर्स एंड डी है नॉट लेस देन 20 मीटर। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, यानी कि जो आपका जो मेन होल जो प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आपका ग्रेडियंट 1/6 से कम है तो जो है आपका जो मेन होल प्रदान किए जाएंगे वह 20 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होंगे। ठीक है, 20 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज SCAMP स्टैंड्स फॉर, यानी SCAMP का फुल फॉर्म क्या हो गया है। ए सेफ कॉज एंड मैनेजमेंट प्लान, बी है स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, सी है स्टार्टर कंट्रोल एंड मिटिगेशन प्लान एंड डी है स्टार्टर कंडीशन एंड मैनेजमेंट प्लान। तो इसका आंसर है बी स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, जिससे आप रेगुलेशन नंबर 123 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, inflammable gas shall be deemed to be found by a methane detector as a 0.5% or more than for a mine having, यानी कि यदि किसी माइन में मेथेन डिटेक्टर के द्वारा जो ज्वलनशील गैस की उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया हुआ माना जाएगा यदि खदान में है, यानी कि किसी माइंस में अगर 0.5% या उससे अधिक माइंस या उससे अधिक गैस पाई गई है तो वहाँ किस डिग्री की मानी जाएगी। ए डिग्री 2 गैसीय सिम्स, बी है डिग्री 3 गैसीय सिम, सी है डिग्री 1 गैसीय सिम एंड डी है ऑल अबव द। तो इसका आंसर है ए डिग्री
टू गैसीय सिम्स, यानी कि क्या होगा कि हमारी जो गैस है 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया हुआ माना जा रहा है ना, तो वह किस में आएगी, आपकी डिग्री 2 गैसीय सिम में आपका आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल्स एंड apparatus इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस होने पर किसी भी जो हवादार जगह में सभी केबल और उपकरणों को विद्युत की जो केबल काट देनी चाहिए, यानी कि कहीं पर भी हमें अगर इनफ्लेमेबल गैस मिल रही है तो कितने प्रतिशत होने पर हम लोग केबल काट देंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में। ए एक्सीडिंग 1%, बी है नॉट एक्सीडिंग 1.25%, सी है एक्सीडिंग 1.5%, एक्सीडिंग 1.25%। तो इसका आंसर है 15 का डी, यानी कि कहीं पर भी अगर जो आपका ज्वलनशील गैस है अगर 1.25% से अधिक होती है तो हमें वहाँ पर जो है केबल काट देनी चाहिए उस वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केबल। क्वेश्चन नंबर 16, क्लियरेंस बिटवीन अ ड्रिल डाया एंड डाया ऑफ कार्टिज ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी एट लीस्ट ए 30 सेंटीमीटर, बी है 0.3 मीटर, सी है 0.3 सेंटीमीटर एंड डी है नन ऑफ दी अबव। यानी कि जो क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया यानी ड्रिल का डाया और कार्टिज ऑफ अ डाया, यानी कि जो ड्रिल का जो होल है ड्रिल होल का डाया कितना होना चाहिए और कार्टिज ऑफ अ डाया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों होल के जो डिफरेंस रहेगा वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर या 3 mm। ठीक है ना, आपका जो कार्टिज का जो डाया है होल के डाया से 3 mm बड़ा होगा। ठीक है ना, कार्टिज का जो डाया उससे बड़ा होगा आपका होल का डाया कितना होगा 3 mm, यानी कार्टिज आपका 32 mm का होता है। ठीक है, 32 mm का है तो होल आपका कम से कम इससे बड़ा होगा, यानी कि 35 mm 36 mm तक जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्लेमिनेशन एज पर CMR 2070 मीन्स, यानी कि रिक्लेमेशन का अर्थ क्या होगा 2017 के अनुसार CMR। ए फिलिंग ऑफ वाइड, बी है रिक्लेमेशन बाय फिलिंग बैक फिलिंग ओनली, सी है डंपिंग बाय वेस्ट मटेरियल एंड डी है रिक्लेमेट बाय अ बैक फिलिंग और एनी अदर मीन्स। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो मतलब कि हमें जो रिक्लेमेशन का अर्थ क्या होगा कि किसी भी द्वारा जो हम लोग जहाँ पर हम लोग कोयला निकाल चुके हैं मिनरल निकाल चुके हैं वहाँ पर हमें जो बैक फिलिंग करना है वहाँ पे हमको फिर से मटेरियल वेस्ट मटेरियल को फिल करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मटेरियल हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन केस ऑफ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस शैल बी, यानी कि जो पहली दूसरी तीसरी डिग्री की गैसीय सीम में फेस के तुरंत के बाहर के वेंटिलेशन कनेक्शन में यानी कि LVC में जो वायु का प्रवाह यानी एयर का वेलोसिटी कितना होगा। ए लेस देन 30 मीटर प्रति मिनट, बी है मोर देन 30 मीटर पर मिनट, सी है मोर देन 30 मीटर पर मिनट बट लेस देन 45 मीटर पर मिनट एंड डी है नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में जो आपका है बाहर LVC में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में 30 मीटर प्रति मिनट से अधिक नहीं होगी आपकी वायु की वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 160 में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के जो दिया हुआ है किस हिसाब से एयर को डिवाइड किया गया है कि कहाँ पर कितनी हवा होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपकी जो वेलोसिटी होगी एयर की वहाँ होगी 30 मीटर पर मिनट होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इफ़ द वेट वैल्यू टेम्परेचर एक्सीडिंग 30.5 डिग्री इन एनी वर्किंग प्लेस दैन द स्पीड ऑफ एयर करंट शैल बी, यानी कि यदि कहीं पर जो आदर्श बल्ब का तापमान अगर किसी भी जगह पर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वहाँ पर एयर की वेलोसिटी कितनी होगी है। ए लेस देन 0.5 मीटर पर सेकेंड, बी है मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड, सी है नॉट मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड एंड डी है नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 19 का डी, यानी कि नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि कहीं पर भी अगर जो हमारा जो टेम्परेचर है 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है यानी वेट वाल्व टेम्परेचर, तो वहाँ पर हमें कम से कम जो हवा है 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वहाँ भेजनी होगी, जिसे आप रेगुलेशन नंबर
153 में देख सकते हैं इसके डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन एवरी माइन वेयर अ मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड एट लीस्ट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खदान में जहाँ मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज किया जाता है तो वहाँ पर हवा की मात्रा को न्यूनतम कितनी बार नापा जाना चाहिए, कितने समय में। ठीक है, ए वंस इन अ वीक, बी है ट्वाइस इन अ वीक, सी है वंस इन 14 डेज एंड डी है वंस इन 30 डेज। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो आपका जो एयर का जो मैकेनिकल वेंटिलेटर वहाँ पर इंस्टॉल है तो वहाँ पर हमको जो एयर की जो क्वांटिटी है कम से कम 14 दिन में एक बार नापी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एनालिसिस ऑफ CO फॉर्मेट एंड O2 ऑब्जर्वेड ऑफ एवरी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोफ विच इज नॉट आइसोलेटेड शैल बी डन एट लीस्ट। यानी कि प्रत्येक डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के अथवा गोफ जो अलग ना किए गए हो तो उत्पन्न CO अपॉन O2 ऑब्जर्वेट का जो एनालाइज है किया जाना चाहिए। अगर सील नहीं किया गया है, गोफ वगैरह नहीं है, तब ए वंस इन 30 डेज, बी है वंस इन 14 डेज, सी है वंस इन 16 डेज एंड डी है नन ऑफ द अबाउट। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कम से कम हमें जो अगर डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर काम चल रहा है डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पर जो CO फॉर्मेट एंड O2 ऑब्जर्वेड इसे ग्राम रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमें जो जांच करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, वो कम से कम 30 दिनों में एक बार किया जाएगा जहाँ पर डिप्लेरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल अनयूज्ड वर्किंग which has not been sealed off shall be inspected for presence of inflammable or noxious gases by a competent person once at least in how many days। यानी कि सभी अप्रयुक्त खदानें अनयूज्ड वर्किंग है ना, अनयूज्ड वर्किंग जिसे सील नहीं किया गया है का निरीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या नॉक्सियस गैसेस की उपस्थिति के लिए न्यूनतम एक बार कितने दिनों में जांच की जाएगी। ठीक है, अनयूज्ड वर्किंग का मतलब ये होगा कि ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है टेम्पररी लेकिन एक्सेसिबल है, तो ऐसी वर्किंग को अनयूज्ड वर्किंग या डिसयूज्ड वर्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमें जो जांच है न्यूनतम कितने समय में किया जाएगा, ए 10 डेज में, बी है 14 डेज में, सी है 30 डेज में एंड डी है नन ऑफ दी अबाव। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ दी अबाव। यानी कि ऐसी खदानें जिन्हें हमें यूज ही नहीं करना है तो वहाँ पर हम इंस्पेक्शन क्यों करेंगे इन्फ्लेमेबल गैसेस या नॉक्सियस गैसेस की कंप्लेंट पर्सन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, है ना। तो इसमें जो यह है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमें अनयूज्ड वर्किंग की जांच नहीं करनी है जहाँ सील नहीं किया गया है ऐसी जगह की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ माइन प्लान स्केल हैविंग RF, यानी कि जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है माइन प्लान के लिए उसके लिए जो RF होता है ना, वह कितना होता है, ए 2000:1, बी है 1000:1, सी है 5000:1 एंड डी है 2000:1 और 1000:1। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 2000:1 और 1000:1 से आप रेगुलेशन नंबर 64 में देख सकते हैं कि वहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट प्लान के लिए क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ग्रेडियंट ऑफ अ होल रेड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल नॉट बी एक्सीड, यानी कि जो ओपन कास्ट माइन जो होती है उसमें जो होल रेड का जो ग्रेडियंट होता है वह कितने से अधिक नहीं होगा, ए 1/14, बी है 1/16, सी है 1/1.5 एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है 1/16, यानी कि जो होल रेड का जो ग्रेडियंट है वह 1/16 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और जो रैम का ग्रेडियंट होगा 1/10 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ PPE, यानी कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, ए पार्ट्स पर इक्विपमेंट, बी है पीरियोडिक पर्सनल इक्विपमेंट, सी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड डी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सॉरी वो सी जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट था। तो इसका आंसर होगा डी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है वह होती है ऑनर की। ठीक है, किसकी होगी, ऑनर की होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है कि जब माइंस में जो आपका जो रिस्क है उसको
मिनिमाइज नहीं कर पाते होते, लेकिन क्या होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वर्क प्लेस पर सेफ्टी की पूरी ध्यान रखते हुए, यानी सेफ्टी से पूरा ध्यान रखते हुए हमें सेफ काम कर सके। ठीक है, इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एज पर माइन रूल शैल बी इन फॉर्म, यानी कि माइन के नियमों के अनुसार कार्य के घंटों की सूचना किस फॉर्म में की जानी चाहिए। ए फॉर्म ए, बी फॉर्म बी, सी है फॉर्म सी एंड डी है फॉर्म डी। तो इसका आंसर होगा ए। लेकिन 21 फरवरी 2017 के बाद से आपका जो रूल है अपडेटेड हुआ है, जिसमें फॉर्म ए में आपका अब एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म ए में भरी जाएगी। ठीक है, फॉर्म बी में आपका वेज रजिस्टर होगा, फॉर्म सी में आपका लोन एंड रिकवरी होगा एंड फॉर्म ई आपका रेस्ट से संबंधित होगा। अगर जो अपडेटेड माइंस रूल के बारे में आपको जानना है तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ कि किस में क्या है और किस चीज़ को अपडेट किया गया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसके अनुसार अभी जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार इसका आंसर होगा फॉर्म ए। ठीक है ना, आंसर फॉर्म ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड इज डन इन एवरी माइन व्हेन नंबर ऑफ अ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इज, प्रत्येक माइन में वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जब उसमें निम्न संख्या में से व्यक्ति नियोजित होंगे। ए 1000 आवर उससे अधिक, बी है 1500 अथवा उससे अधिक, सी है 500 अथवा उससे अधिक एंड डी है 100 अथवा उससे अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि अगर जहां पर 500 अथवा 500 से अधिक व्यक्ति होंगे वहां पर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी माइंस एज पर माइंस रूल व्हेन ए 500 अथवा उसमें नियोजित व्यक्ति, बी है मोर देन 500 बट लेस देन 1000 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, यानी कि 500 से अधिक किंतु 1000 से कम व्यक्ति नियोजित हो। सी है 1000 से अधिक होंगे। ठीक है, एंड डी है 500 अथवा मोर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, 500 व्यक्ति अथवा उससे अधिक व्यक्तियों नियोजित किए गए हो। तो इसका आंसर होगा 28 का डी, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर भी 500 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों पर नियोजित किए जाएंगे। जहां पर किसी दिन अगर 500 व्यक्ति नियोजित थे माइंस में तो वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी ए लेस देन 10 मीटर स्क्वायर, बी है मोर देन 10 स्क्वायर मीटर, सी है नॉट मोर देन 10 स्क्वायर मीटर्स एंड डी है नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर होगा 29 का डी, यानी कि आपका जो फर्स्ट एड रूम है ना, फर्स्ट एड रूम का जो एरिया होगा वह 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, कितना 10 मीटर स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइंस रूल शैल बी कैप्ट इन फर्स्ट एड रूम, यानी कि जो फर्स्ट एड रूम में जो आपका जो इक्विपमेंट होंगे वो माइंस रूल के किस शेड्यूल के अनुसार, किस अनुसूची के अनुसार होंगे। ए फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकंड शेड्यूल, सी थर्ड शेड्यूल एंड डी है फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर होगा 30 का बी, यानी कि जो आपका जो फर्स्ट एड रूम होगा, फर्स्ट एड रूम में आपका सेकंड शेड्यूल के अनुसार आपकी जो है इक्विपमेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट एड रूम आपका सरफेस पर सुविधाजनक जगह पर बना होगा। इसके लिए एक अलग से रूम होता है जिसमें बड़े टेबल, बेंच, पानी, फर्स्ट एड के अन्य सामान व बक्से रखे जाते हैं। ठीक है ना, जबकि फर्स्ट एड स्टेशन अंडरग्राउंड माइंस में और सरफेस के ओपन कास्ट माइंस में कुछ चुने हुए स्थान पर रखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट एड के सामान के रूप में स्ट्रेचर, कंबल, स्प्लिट है ना, फर्स्ट एड का बॉक्स रखा जाता है जो कि लोहे के बड़े बॉक्स में होता है या अलमारी में होता है, रखा जाता है। ठीक है, और फर्स्ट एड स्टेशन में जो शेड्यूल के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वह होंगे थर्ड अनुसूची के अनुसार होंगे। ठीक है ना, थर्ड अनुसूची के अनुसार आपका फर्स्ट एड स्टेशन में वो बॉक्स के अंदर सामान होंगे। ठीक है, जबकि फर्स्ट एड रूम में जो अनुसूची के अनुसार होंगे वह सेकंड अनुसूची के अनुसार इक्विपमेंट रखे जाएंगे।
जबकि फर्स्ट एड स्टेशन में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखते फर्स्ट एड स्टेशन में, यानी फर्स्ट एड स्टेशन अंडरग्राउंड में होते हैं तो अंडरग्राउंड में रिपोर्ट नहीं लिखते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड रखा रहता है कि इसका रिकॉर्ड रखा है इसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि फर्स्ट एड रूम में प्रत्येक घायल व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है। डिफरेंस रखिएगा, फर्स्ट एड रूम आपका सरफेस पर होगा, ठीक है, जिसमें सेकंड अनुसूची के समान होंगे, जबकि फर्स्ट एड जो स्टेशन होगा आपका अंडरग्राउंड माइंस में होगा। ये ओपन कास्ट माइन की कुछ चुनिंदा जगहों पर होता है जिसमें थर्ड अनुसूची के अनुसार होंगे। फर्स्ट एड रूम में जो घायल व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि फर्स्ट एड स्टेशन में घायल व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंस रूल इज अप्लाइकेबल इन अ माइन व्हेन, यानी कि खान के नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस माइन पर लागू होगा जिसमें जहाँ पर पर्सन है जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है 500 होंगे, बी लेस देन 500 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, सी है मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एंड डी है लेस देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर होगा 31 का सी है, ठीक है ना, 31 का सी, यानी कि जहाँ पर 250 पर्सन यानी कि किसी दिन नियोजित रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग कैंटीन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, कैंटीन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32, इंजरी टू साइट और हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी, यानी कि अगर दृष्टि या श्रुति से संबंधित कोई क्षति होती है तो वहाँ किस प्रकार की दुर्घटना होती है। ए माइनर, बी रिपोर्टेबल, सी मेजर एंड डी है सीरियस बॉडली इंजरी। तो इसका आंसर है 32 का डी, यानी कि सीरियस बॉडली इंजरी, यानी कि जब कभी भी आपका किसी भी प्रकार का साइट लॉस हो रहा है या हियरिंग का लॉस हो रहा है तो ऐसे जो इंजरी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरियस बॉडली इंजरी, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सभी प्रकार की इंजरी कन्वर्ट करवाई जो कि टर्म्स है, एक्सीडेंट के टर्म्स है, उसके आधार पर जो नोटिफाइड डिजीज़ है, तो मैंने इसको समझाया अच्छे से, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं कि सीरियस बॉडली इंजरी क्या है, रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, किस फॉर्म में सबमिट करना है, डेंजरस ऑकरेंस क्या है, फैटल, ये सभी चीज़ें मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझा दी है, ठीक है, तो आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, तो A person as per Mines Act 1952 is said to be adult when completed, यानी कि माइंस एक्ट के अनुसार यानी कि एक व्यक्ति को वयस्क कब माना जाएगा, जब वह कितने साल की एज पूरी करेगा। ए 18 ईयर्स, बी है 20 ईयर्स, सी है 22 ईयर्स एंड डी है 30 ईयर्स। तो इसका आंसर है 18 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, रिपोर्टेबल ऑफ अ पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि PME इज मेंटेन्ड, यानी कि PME की जो रिपोर्ट है किस में दी जाती है। ए फॉर्म O, बी फॉर्म P, सी फॉर्म Q एंड डी है फॉर्म M। तो इसका आंसर है O, ठीक है ना, यानी कि जो पीरियोडिकल मेडिकल की जो एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट होगी फॉर्म O में दी जाएगी। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है रूल्स के ऊपर, जिसमें आप देखेंगे कि क्योंकि जो अभी जो रूल है अपडेट हुआ है 21 फरवरी 2017 को, जिसके कारण क्या होगा, काफ़ी चेंजेस हुए कि फॉर्म ए क्या है, फॉर्म बी क्या है, फॉर्म सी क्या है ना, तो इनमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो जो भी रिपोर्ट होगी PME की वह फॉर्म O में दी जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो फॉर्म PME की जो रिपोर्ट है फॉर्म O में दी जाएगी। PME हमें किस में दिया जाता है, फॉर्म P फर्स्ट में दिया जाता है, जबकि जो IME है IME आपका P में दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये मेडिकल नहीं करवा पाता है तो उसे फॉर्म M में दिया जाता है, यानी कि अगर वो उस दिन नहीं पहुंच पाता, जैसे कि मान लीजिए कि मैनेजर ने उसे नोटिस दिया कि फॉर्म M में आपको नोटिस दिया जाए, जिसका भी PME या IME होना है तो उसे नोटिस दिया जाएगा कि आप जाइए मेडिकल करवाइए आपका PME, ठीक है। तो फॉर्म M में दिया जाएगा, फॉर्म M में उसको रिपोर्ट दिया जाएगा मैनेजर के द्वारा, जिससे व्यक्ति को करवाना है PME, ठीक है, 20 दिन पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर वह रिपोर्ट नहीं करवा पाते हैं, अपना एग्जामिनेशन नहीं करवा पाता है तो उसे दोबारा नोटिस दिया जाता है फॉर्म N के थ्रू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रूल वाला आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्टेड इज मेंटेन, यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट मेंटेन करता है। ए फॉर्म के में, बी फॉर्म यू में, सी फॉर्म जे में एंड डी इफ नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा फॉर्म यू। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपनी जो रिपोर्ट
मेंटेन जो करता है वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट वह फॉर्म यू में करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36, पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सिम्स अवर सेक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूस वर्किंग शैल नॉट बी, यानी कि मल्टी सेक्शन या टू सिम्स है ना, किन दो सिम्स अथवा सेक्शन के बीच बची हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर दो सिम है एक दूसरे के नज़दीक में तो उनके बीच की जो पार्टिंग कितने से कम नहीं होनी चाहिए अगर कंटिन्यूस हमें वर्किंग करनी है तो। ठीक है। तो ए मोर देन 9 मीटर थिकनेस, बी है मोर देन 3 मीटर थिकनेस, सी है लेस देन 9 मीटर थिकनेस एंड डी है लेस देन 3 मीटर थिकनेस। यानी कि बोल रहा है कि इसमें जो दो सिमों के बीच की जो पार्टिंग है कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। तो ए है इसका आंसर होगा डी। यानी कि अगर आपका जो दो सिम के बीच की पार्टिंग अगर 3 मीटर से कम है तो वहाँ हम लोग कंटिन्यूअस सिम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट कि 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए अगर दो सिम के बीच में अगर मल्टी सेक्शन चलाना है या कंटिन्यूअस वर्किंग करना है तो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी माइन। यानी कि ओपन कास्ट माइन में किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी पर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ओपन कास्ट माइन की किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी पर कार्य क्रिया नहीं की जाएगी। ए 9 मीटर, बी है 8 मीटर, सी है 6.5 मीटर एंड डी है 7.5 मीटर। तो इसका आंसर है डी, है ना। तो ये क्या है कि अगर किसी भी ओपन कास्ट वर्किंग के और किसी दूसरी माइंस की सीमा से, है ना, ओपन कास्ट वर्किंग में किसी भी खदान की सीमा से 7.5 मीटर की दूरी पर कोई भी वर्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों के लिए दिया है 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूवियल सॉइल और क्ले द हाइट ऑफ बेंचेस शैल बी। यानी कि ओपन कास्ट माइन से मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन है तो मिट्टी से निहित अगर मिट्टी वाला बेंच होगा तो इसकी जो हाइट होगी कितनी होनी चाहिए। ए मोर देन विड्थ ऑफ बेंचेस, ठीक है, यानी कि उसकी चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए, बेंच की चौड़ाई से अधिक। बी है नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, सी है इक्वल टू बूम हाइट ऑफ मशीन, यानी मशीन की बूम की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी 38 का बी, यानी कि जो बेंच की जो चौड़ाई हाइट होगी वह होगी 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है। 3 मीटर से अधिक बेंच की हाइट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39, विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ एनी हॉल रोड, tram line, rail line or haul road fencing shall be provided where occupy building are situated। यानी कि किसी भी हॉल रोड जहाँ पर रेल लाइन और ट्राम लाइन है अगर वहाँ पे कोई जो रेसिडेंशियल इलाका या बिल्डिंग्स है जहाँ पर हम लोग रहते हैं या रहने वाले पर्सन है तो वहाँ से जो रेल लाइन हॉल रोड है तो इनकी डिस्टेंस से कितनी दूरी पर फेंसिंग की जाएगी रेसिडेंशियल एरिया से। ठीक है। ये मेरी बिल्डिंग है, एक सेकेंड, ये बिल्डिंग है मेरी और यहाँ से मुझे मेरी ये रेल लाइन ट्राम लाइन है। ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे कितनी दूरी पर जो है फेंसिंग की जानी चाहिए। ठीक है ना। कितनी दूरी पर मुझे फेंसिंग की जानी चाहिए इससे, इस बिल्डिंग से। ठीक है ना। इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर फेंसिंग करना है मुझे, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो ए 12 मीटर, बी है 14 मीटर, सी है 15 मीटर एंड डी है 20 मीटर। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 15 मीटर की दूरी होगी जहां अधिकृत इमारतें स्थित हो उससे दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर फेंसिंग कर देंगे हम लोग कि यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर हम लोग को वहाँ पे वर्क नहीं करना है। ठीक है ना। 15 मीटर के डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 40, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड वेयर अ ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक्स एक्सीड्स। यानी कि लोकोमोटिव का प्रयोग कब नहीं किया जाएगा जहाँ पर ग्रेडियंट कितने से अधिक होगा। ए 1/12, बी है 1/13, सी है 1/14, डी है 1/15। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 1/15 आएंगी। जहाँ पर 1/15 होगा वहाँ पर जो है लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाएगा, है ना, यानी 1/15 से अधिक ग्रेडियंट होने पर। क्वेश्चन नंबर 41, एवरी हॉलेज रोप विच इज कैपेड शैल बी रिकैप्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी। यानी कि प्रत्येक हॉलेज रोप जिसको कैप्ड किया जाता है ना, तो उसे कितने समय अंतराल पर दोबारा फिर से रिकैप किया जाना चाहिए। ए 1 मंथ, बी है 3 मंथ, सी है 6 मंथ एंड डी है 12 मंथ। तो
इसका आंसर है 41 का सी, यानी कि हर 6 महीने में जो हॉलो रोप है उसको कैप है उसको हमें फिर से 6 महीने के बाद रिकैप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शैल हैव हाइट, यानी कि प्रत्येक जो ट्रैवलिंग रोडवे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। नॉट लेस देन 2.4 मीटर, बी है नॉट मोर देन 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, एंड डी है डू नॉट मोर देन 2.4 मीटर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो ट्रैवलिंग रोडवे की जो हाइट है 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक है ना। 1.8 मीटर से जो हाइट है कम नहीं होनी चाहिए ट्रैवलिंग रोडवे की हाइट। क्वेश्चन नंबर 43, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी इन शाफ्ट इज यूज, यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी का यूज किया जाता है शाफ्ट में। ए टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, बी टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी का यूज किया जाता है ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए और ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसी के साथ साथ इसमें अगर जो शाफ्ट है एक निश्चित गहराई से अगर अधिक होता है तो वहाँ पर जो डेप्थ इंडिकेटर भी लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंस आवर आउटलेट एज मीन्स ऑफ इंक्लाइंस आवर एग्रेस शैल नॉट बी लेस दैन, यानी कि दो इंक्लाइन के बीच की दूरी कितने से कम होने नहीं चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम जो है यानी सॉरी मिनिमम जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उससे अधिक दूरी नहीं रखी जाएगी, यानी इससे कम दूरी नहीं रखी जानी चाहिए दो इंक्लाइन के बीच की दूरी। तो ए 16 मीटर, बी 16.5 मीटर, सी है 13 मीटर, एंड डी है 13.5 मीटर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि दो इंक्लाइन के बीच की दूरी, अगर एक इंक्लाइन और ये दो इंक्लाइन इनके बीच की दूरी अगर 13.5 डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, ये आपस में कोलैप्स होने सकते हैं, कोलैप्स होंगे और सही से स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इससे कम दूरी पर रखना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स शैल बी डन वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी कि जो मतलब कि किसी भी जो शाफ्ट है, इंक्लाइन है या अदर आउटलेट्स है, तो इनका जो जांच है कम से कम कितने समय में किया जाना चाहिए, आवर्ती, है ना। तो ए प्रतिदिन में या दिन में किया जाना है, बी वीक में किया जाना है, सी 14 डेज में किया जाना चाहिए, एंड डी है 30 डेज में। तो इसका आंसर है बी, है ना। तो कम से कम जो हमारा आउटलेट्स है, शाफ्ट है, इंक्लाइन है ना, तो इनका जो जांच हमें प्रति सप्ताह में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स मटेरियल एंड अरेंजमेंट्स प्रोवाइड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन, यानी कि जो एग्जामिनेशन जो किया जाता है अग्निशमन यंत्र के जो कराए गए सभी उपकरण है, सामग्री, व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच कितने समय में की जानी चाहिए। ए वंस इन एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने में एक बार, बी वंस इन एवरी 7 डेज, सी है वंस इन 3 डेज, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो 46 का है ए, यानी कि प्रति महीने में कम से कम एक बार हमें जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, विच कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ फॉर अंडरग्राउंड कोल बैरियर इन अ प्लान एंड सेक्शन, यानी कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो कोल का जो बैरियर होता है तो प्लान या सेक्शन में उसे किस कलर से दर्शाया जाता है। ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लू, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बी, यानी ग्रीन कलर से आपका जो कोल का बैरियर है उसे दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ फॉलोइंग केस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, यानी कि ऐसी कौन से मामले में हमें दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ए फैटल एक्सीडेंट, बी सीरियस एक्सीडेंट, सी ए फैटल और सीरियस एक्सीडेंट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, यानी कि फैटल एक्सीडेंट अगर या सीरियस एक्सीडेंट होता है तो हमें ऐसी जगह पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उस जगह को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल करनी होती है डीजीएमएस ने, टीम ने, पुलिस ने, तो इसी जगह को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर डीजीएमएस आने में असमर्थ होता है और हमें ज़रूरी है वहाँ पर काम करना, तो वहाँ पर एक्ट के अनुसार हमें छूट मिलती है कि हम उस जगह पर काम कर सकते हैं, अगर उस जगह से हमें माइंस को ज़रूरी है करना तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी मेड, यानी कि मैन पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, योजना है, वह बनाई जाती है। ए ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान, बी है ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ, सी है ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ, एंड डी है ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ।
तो इसका आंसर है 49 का ए, यानी कि प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान हमें जो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है उसको योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल फ्रॉम मिसफायर्ड होल शैल एट नो पॉइंट बी। मिसफायर्ड होल से रिलीविंग होल की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होनी चाहिए। ए नियरर दैन 30 सेंटीमीटर, सी है नियरर दैन 50 सेंटीमीटर, सी है नियरर दैन 10 सेंटीमीटर, डी है नियरर दैन 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो रिलीविंग होल की जो दूरी है मिसफायर्ड होल से 30 सेंटीमीटर से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। यदि मिसफायर्ड होल, ये मिसफायर्ड होल रहेगा, मिसफायर्ड होल और ये रिलीविंग होल किसी भी बिंदु से, इससे की जो दूरी रहेगी, इसकी जो दूरी रहेगी वह रहेगी 30 सेंटीमीटर, है ना। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, कट ऑफ हो सकते हैं, है ना, या सही से ब्लास्ट नहीं हो सकते, फिर से मिसफायर हो जाएगा। इससे इसकी जो दूरी है मिनिमम जो है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इससे कम दूरी पर नहीं रखना चाहिए, इससे अधिक दूरी पर रख सकते हैं लेकिन इससे कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्वेश्चन नंबर 51 का अगर आपको आंसर पता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।